बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हुआ। 3 दशकों से चली आ रही बीजेपी की जीत का सिलसिला बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने तोड़ दिया। वह जीत का सिलसिला जिसको नीतीश कुमार, लालू यादव मिलकर भी नहीं तोड़ पाए थे, उसको प्रशांत किशोर ने अकेले जनता के समर्थन से तोड़ दिया। लेकिन अब उनका टारगेट क्या है? क्या उनका टारगेट बिहार में मुख्य विपक्ष बनना है या उनका टारगेट बिहार का मुख्यमंत्री बनना है? फिलहाल के बयानों से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सीएम कुर्सी पर आना है और सीधे सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। जो रणनीति, जो अंदर खाने तमाम चतुराई करते थे, अब वो जमीनी स्तर पर उनको करनी पड़ रही है। अगर आप देखें तो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपनी जीत को लेकर, जनता के समर्थन को लेकर तो हर कोई बात करता है, लेकिन उन्होंने सीधा ये सलाह दी कि अगर आप अपराधियों को, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आपको यही हार का सामना करना पड़ेगा। और इससे पहले भी लगातार सम्राट चौधरी के पीछे हाथ पैर धोकर पड़े हुए थे प्रशांत किशोर की इनको किसी भी तरीके से हटाओ, ये तो कुर्सी पर रहने नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जब इस्तीफा दिए तब भी सवाल उठाए, बांकीपुर उपचुनाव का माहौल बना तब भी सवाल उठाए, और अब तो जनता ने अपना जनाधार भी इस पर दे दिया और अपना मत का प्रयोग भी जो किया वो बीजेपी के खिलाफ किया। 3 दशक यानी 30 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े में, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में बीजेपी की हार 200 पार करा था अभी कुछ ही महीनों पहले, और ये बांकीपुर की सीट तो पिछले 30 सालों से जीत रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ सर? आप कौन से ऐसे कारण देखते हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर इन कारणों की वजह से बीजेपी का ये किला ढह गया है? देखिए दीपक जी, जो प्रशांत किशोर की अभी जीत लगभग तय ही मानिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी 32वें राउंड की काउंटिंग चल रही है और लगभग 19,324 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, यानी लगभग जीत तय है। आखिरी राउंड ये काउंटिंग चल रही है। प्रशांत किशोर की जीत का जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आपको कहूंगा तेजस्वी यादव। ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर की जीत का सबसे बड़ा कारण है। वहां से जो आरजेडी की प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, वो लड़ ही नहीं चुनाव। और दूसरा कि तेजस्वी यादव एक विपक्ष के तौर पर वहां दिखे ही नहीं, जिससे कि हुआ ये। एक तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया नीरज कुमार, वो एक कमजोर कैंडिडेट, वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि भैया हम भी नितिन नवीन की तरह या उनके पिता की तरह है, हम भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फायदा दिया वो तेजस्वी यादव ने दिया। चुनाव के बीच तेजस्वी यादव विदेश चले जाते हैं। वहां पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वो भी उस राजनीतिक दल के लिए जो बमुश्किल नेता प्रतिपक्ष है, 25 सीट है तेजस्वी यादव के पास 243 में से। अगर इसका 10% आप कर दे तो 24 सीट में भी दशमलव का कुछ ऊपर का हिस्सा उनको नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए चाहिए। तो 25 सीट उनके पास है, वो विदेश चले जाते हैं। दूसरा, विपक्ष के तौर पर जो मतभेद देखने को मिला, उसने कहीं ना कहीं जनता को ये बता दिया कि जो विपक्ष है वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, और प्रतिनिधित्व के साथ साथ उनके बेहतरी के लिए कार्य नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव को अब सोचने की जरूरत यह है कि वो जो जातिगत राजनीति और महागठबंधन जो जातिगत राजनीति के हेरफेर में फंसा है, उसको प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में तोड़ दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो बांकेपुर है वहां पे वैश्य समाज यानी व्यापारी वर्ग और कायस्थ सबसे ज्यादा है। आप ये समझिए कि ये दोनों ही समाज अभी तक बीजेपी से इंटेक्ट था, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को ये बता दिया कि हम आपके समर्थक जरूर हैं, लेकिन आपके गुलाम नहीं। यानी कि अगर जो दल उनके हिस्से की बात नहीं करेगा, उनके स्थानीय विकास की बात नहीं करेगा, उसको हरा दिया जाएगा। एक आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, नीरज कुमार का वार्ड बूथ 19 है, वो अपने बूथ पर हार गए। और कैसे हार गए ये भी मैं जनता को बता देता हूँ। प्रशांत किशोर के जो जन सुराज के कार्यकर्ता है, वो कई दिनों से लगातार काम कर रहे थे। आपको मैं बता दूं
कि वहां पर एक नाली ओवरफ्लो थी, प्रशांत किशोर के लोगों ने उस नाली को ठीक करा दिया, वहां पर जो ओवरफ्लो की स्थिति थी उसको ठीक करा दिया, और ये सबसे बड़ा कारण बन गया कि नीरज कुमार अपने बूथ पर हार गए। तो समझिए ये जो स्मॉल लेवल की, ये जो माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया या उनके समर्थकों की तरफ से किया गया, ये भी उनको जिताने में फायदेमंद था। तीसरी सबसे बड़ी या चौथी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं दीपक जी, की प्रशांत किशोर ने दाएं बाएं की बात नहीं की थी। इवन नितिन नवीन ने वायरस कहा, कांकरोच जनता पार्टी का जिक्र ले आए, टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र ले आए, आरजेडी और विपक्ष में दुराव दिखता रहा, तनाव का माहौल दिखता रहा। प्रशांत किशोर बिहार के भविष्य को लेकर, बांकीपुर के भविष्य को लेकर बात करते रहे, कैसे विकास की बात हो इस पर टिके रहे, और जनता ने, मैं तो कहूंगा कि जनता ने 9 महीने बाद ही सही अंततः प्रशांत किशोर की बातों पर भरोसा किया, और आज एक बिहार के अंदर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की नींव रख दी। जी दीपक जी। जी सर, आपने वो जानकारी दी जो बहुत अहम है और जो खबरों पर भी नहीं छप रही है। बहुत अंदरखाने ये बातें होती हैं कि कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश करी। तेजस्वी भी एक बड़ा कारण है, लेकिन दो तीन कारण जो मुझे मेन मीडिया और जो खबरों में छपे दिख रहे हैं, वो पहला कारण जिसका जिक्र प्रशांत किशोर ने खुद किया कि अगर आप आपराधिक छवि वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आपकी ऐसी हार होगी, जल्द से जल्द सम्राट चौधरी का इस्तीफा कराकर किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री कुर्सी पर लाइए। अब कौन हो सकता है वो अच्छा व्यक्ति? कुछ लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट अंतिम समय में बदला था, जबकि उससे पहले जो कैंडिडेट थे वो अपना नामांकन तब कर चुके थे। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, ऐसे नामांकन बदल रही है, कैंडिडेट बदल रही है, हैरानी की बात थी। तो बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया, कहीं दिल्ली का आलाकमान जानबूझकर तो ये सीट नहीं आ रहा है ताकि सम्राट चौधरी की बदनामी हो और कल को सीएम भी बदलना पड़ जाए, तो कारण भी हो कम से कम हमारे पास। और अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर भी बार बार सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में जब सुशासन था तो उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। अब आप भरत तिवारी मामले की बात कर ले, चाहे आप तमाम ऐसे मुद्दों की बात करें जो रह रहकर खबरें सामने आती हैं लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बन पाती, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उससे जनता को काफी नुकसान होता है। तो बहुत सारे कारण इसमें बताए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर कोई डमी कैंडिडेट आगे किया, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये कैंडिडेट उस छवि का नहीं था जो जनता के बीच छाप छोड़ सके। सीधा ऑप्शन ये रहता कि नितिन नवीन के परिवार से ही, चाहे उनकी पत्नी या किसी करीबी नात रिश्तेदार को टिकट दे दिया जाता। हैरानी की बात नहीं होती कि उनकी सीट पर नितिन नवीन से पहले उनके पिता थे, फिर नितिन नवीन, फिर कोई और आ गया। तो पारिवारिक गढ़ की भी बहुत सी सीटें होती है, तो कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन क्या जानबूझकर ये चक्रव्यूह तैयार किया गया, प्रशांत को जिताया गया है क्या बीजेपी के द्वारा? ये सवाल उठ रहे हैं। ये हमारा नहीं कहना, सवाल के तौर पर है कि क्या सम्राट चौधरी को हटाने के लिए ये रणनीति बनाई गई ताकि कल को बीजेपी के पास बहाना हो कि देखिए आपके नेतृत्व में क्या हाल हुआ, हम आपको हटा रहे हैं और आप ना नुकुर भी मत कीजिएगा, चुपचाप हट जाइए। तो कारण के साथ क्या यहाँ पर माहौल बनाया गया सर, क्या लगता है? बिल्कुल दीपक जी, मैं आपको ये बात बड़ी आपने मजे की बात कही कि देखिए जो सम्राट चौधरी को लेकर अंदर खाने तनाव का माहौल तो है। आप समझिए कि विजय कुमार सिन्हा लंबे समय से बीजेपी का झंडा उठाते रहे, अंततः आपने मुख्यमंत्री किसे बना दिया? सम्राट चौधरी को, जो कि बीजेपी के मूल काडर से भी नहीं आते, कई पार्टियों से जंप करके आए हैं। उनके पिता के बयान हमने सुने हैं, प्रधानमंत्री को लेकर उनके पिता के क्या बयान रहे हैं। तो सम्राट चौधरी को लेकर अंदर खाने तनाव का माहौल तो है, बाकी माहौल प्रशांत किशोर ने बना रखा है। आज भी जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा? प्रशांत किशोर का मूल यही कहना था कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को सोचे कि हमने कैसे व्यक्ति को सीएम बनाया है, किस आपराधिक छवि के व्यक्ति को सीएम बनाया है। प्रशांत किशोर आज जीतने के बाद भी उन्होंने सम्राट चौधरी का पीछा नहीं छोड़ा। वो सम्राट चौधरी के पीछे लगातार हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये राजनीतिक लड़ाई से ऊपर उठ के
कहीं ना कहीं एक निजी लड़ाई भी बन गई है। तो प्रशांत किशोर का साफ कहना है, उन्होंने सीधा अटैक किया कि ये हार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की हार इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जो आपराधिक छवि का है। और ये बात एकदम ठीक है दीपक जी आपकी, कि कई जो बीजेपी के स्वर्ण समाज के जो मतदाता है, पढ़ा लिखा मतदाता है, उसके मन में इस बात को लेकर खटास है कि कई मुकम्मल और बेहतर बीजेपी के पास ऐसे कैंडिडेट थे, ऐसे उम्मीदवार थे, ऐसे नाम थे जो एक मुफीद नाम हो सकते थे सीएम पद के लिए। लेकिन ना जाने क्यों, क्या सम्राट चौधरी ने जिस मुखरता से नीतीश कुमार का पूर्व में विरोध किया था, और जिस तरीके से उनको एक बच्ची के दुष्कर्म के आरोपों में पूरी पार्टी और खास तौर पर उनको पुत्र को घेरा, और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि इस किस्से के कारण से गठबंधन महागठबंधन टूटा और वो फिर से एनडीए के पाले में आए। तो इन सब का क्या इनाम मिला? क्या बीजेपी ने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की जो जन भावना थी उसको नकार दिया? बहुत अच्छा, अब बीजेपी के पास एक मौका हो गया है कि भैया प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति हैं जिनको 9 महीने पहले तक 4% वोट तक नहीं मिले थे, उस व्यक्ति ने आज आपको आपके गढ़ में, जहां पर आपका विनिंग मार्जिन 50,000 से ऊपर होता था, एक 4 लाख के सीट वाली विधानसभा में 50,000 और 70,000 से ऊपर का विनिंग मार्जिन दीपक जी विधानसभा में बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम पे लोकसभा में ऐसे विनिंग मार्जिन देखने को मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि 1 लाख वोट से जीते या 2 लाख वोट से जीते। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास ये बहुत बड़ा ऑप्शन आ गया है। और आज तो एक अपडेट आपको और बता दूं कि नीतीश कुमार भी दिल्ली जो 7 जंतर मंतर रोड का दफ्तर है वहां पर है, और देखिए संजय झा उनके साथ मौजूद है, और ये हार के बाद ठीक वो जंतर मंतर पहुंच गए। हालांकि अभी ये एकदम शुरुआती अपडेट है, लेकिन इससे क्या निकल के आता है, क्या बातचीत, कोई बातचीत होती है, परिणाम के बाद कोई बैठकों का दौर शुरू होता है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जी दीपक जी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर अब अपनी जन स्वराज पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। अब ये एकमात्र विधायक कितनों पर भारी पड़ेंगे, ये आप बताइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगला जो चुनाव होगा, वैसे तो बहुत लंबा समय है उस चुनाव में, लेकिन तैयारी कई चेहरे कर रहे हैं, जिसमें चिराग, निशांत, तेजस्वी, या फिर हम सम्राट की बात करें, विजय कुमार सिन्हा की, बीजेपी अंदर खाने 3-4 चेहरे हैं। लेकिन प्रशांत कितनी चुनौती बनेंगे और किसके लिए चुनौती बनेंगे? देखिए, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में ही कहा दीपक जी कि प्रशांत जो चुनौती बनेंगे वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए चुनौती बनेंगे। आप इस जी। बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी तक जो राज्यों के ट्रेंड है, अगर आप उसको भी देखें तो चाहे वो कोई भी राज्य हो, अगर बीजेपी हारी भी है तो बीजेपी का जो मूल वोटर है वो बीजेपी के साथ बना हुआ है। अब प्रशांत किशोर के साथ भी जो वोटर शिफ्ट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो आरजेडी का वोटर शिफ्ट हुआ है, जो बांकेपुर का वो तबका जो कि गरीब तबका है। देखिए, बांकेपुर अर्बन सीट है लेकिन वहां भी लोअर मिडिल क्लास है, वो तबका शिफ्ट हुआ है। अब अगर प्रशांत किशोर बिहार के, अब देखिए आप समझिए कि वो बांकेपुर के विधायक के तौर पर विधानसभा में नहीं होंगे, वो बिहार की जनसुराज पार्टी के संयोजक सूत्रधार प्रमुख के रूप में विधानसभा में होंगे। तो उनका सबसे, उन्होंने अपने बांकेपुर उपचुनाव में जब वो जनमत कर रहे थे या लोगों से मिल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं नाली खड़ंजे वाली राजनीति नहीं करूंगा, मैं बिहार को उठाने वाली, बिहार को विकसित बनाने वाली राजनीति करूंगा। तो प्रशांत किशोर ऐसे ही मुद्दे विधानसभा में उठाने वाले हैं। तो ये अगर प्रशांत किशोर इस बात को क्लिक कर जाते हैं या हिट कर जाते हैं, और जनता इस बात को पकड़ लेती है कि आरजेडी से अच्छा तो विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर है, तो सबसे ज्यादा नुकसान प्रशांत किशोर का ही होगा, वो माफ कीजिए आरजेडी और तेजस्वी यादव का ही होगा। जी दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी जो नोटिफिकेशन के लिए वो दबा दीजिएगा, ताकि जो अगली खास रिपोर्ट आए वो सीधा आप सभी तक पहुंचे और आप तुरंत उस रिपोर्ट को देख सके। बहुत बहुत शुक्रिया।